बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट में वो जिन अपने बारे में ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ रहे थे और वो ये देख रहे थे फिल्म फेस्टिवल के बाद और हांगुई की प्रेजेंस की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ज्यादा मैसेजेस भी आ रहे थे। मगर उस समय वो उन मैसेजेस के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहते थे क्योंकि उस समय एक मीटिंग होने वाली थी और डायरेक्टर ट्रैक मीटिंग के लिए आ गए थे। डायरेक्टर ट्रैक ने वो जिन से सीईओ चोई के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सीईओ चोई एक कोल्ड के लिए बाहर गए थे। वैसे तो डायरेक्टर ट्रैक वो जिन से उनके बारे में बहुत सवाल पूछना चाहते थे, मगर उन्हें पता था कि उन सवालों का जवाब मिलना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी थी। सबसे पहले तो डायरेक्टर ट्रैक ने वोजिन को उन्हें अवार्ड जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस बोला और उन्होंने वोजिन से उनकी स्क्रिप्ट के बारे में पूछा। तो वोजिन ने डायरेक्टर ट्रैक को बताया कि उन्हें स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। तो डायरेक्टर ट्रैक ने वोजिन से पूछा कि उन्हें स्क्रिप्ट में से सबसे अच्छा रोल कौन सा लगा था। तो वोजिन ने एक छोटा सा पोज लेकर डायरेक्टर ट्रैक को बताया कि उन्हें स्प्लिट पर्सनैलिटी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था। तो डायरेक्टर ट्रैक ने वोजिन को बताया कि ये रोल इतना आसान नहीं था और वोजिन ने यही रोल क्यों चूज करा था। वैसे तो वोजिन ने ये रोल मजे के लिए चूज करा था, मगर वो डायरेक्टर ट्रैक को यह बात नहीं बता सकते थे, तो उन्होंने डायरेक्टर ट्रैक को बताया कि उन्हें विलन्स का रोल अच्छा लगता था। फिर डायरेक्टर ट्रैक ने वोजिन को बताया कि वो भी उन्हें यही रोल देना चाहते थे और क्या वो इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेना चाहते थे। तो वोजिन ने डायरेक्टर ट्रैक से कहा अगर उनके लिए इस प्रोजेक्ट में काम करना पॉसिबल था तो वो ये रोल जरूर लेंगे। सीईओ चोई भी वहां आ गए थे और डायरेक्टर ट्रैक ने सीईओ चोई से कहा कि वो बिल्कुल सही समय पे आए थे और वो आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे और वोजिन को भी विलन का लीडिंग रोल पसंद आ गया था। सीईओ चोई लीडिंग रोल सुन के हैरान हो गए थे और डायरेक्टर ट्रैक ने सीईओ चोई को ये भी बताया कि वोजिन उनके इस प्रोजेक्ट में पहले कंफर्म एक्टर थे और वो सीईओ चोई के साथ शेड्यूल डिस्कस करना चाहते थे। सीईओ चोई एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि वोजिन को एक सपोर्टिंग रोल दिया जाएगा, मगर वो इस बात से बहुत हैरान थे कि डायरेक्टर ट्रैक ने एक अनजान एक्टर को एक लीडिंग रोल दे दिया था और अगर वोजिन के करियर की प्रोग्रेस न्यूज में आ जाती तो उन्हें पता था कि वो न्यूज में एक कमोशन शुरू कर देगी। और उन्होंने वोजिन की तरफ देखा कि वो इतने शांत कैसे बैठे थे। वोजिन ने सीईओ चोई की तरफ देखते हुए हाँ में सर झुकाया और सीईओ चोई समझ गए थे कि जैसे जैसे वो वोजिन के साथ और टाइम स्पेंड करेंगे ऐसी सिचुएशंस का होना बिल्कुल नॉर्मल होने वाला था। तो सीईओ चोई ने डायरेक्टर ट्रैक से कहा कि उनका ऑफर बहुत अच्छा था, मगर उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना थोड़ा जल्दी होता। तो सीईओ चोई उस दिन एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे और बाद में बाकी डिटेल्स डिस्कस करना चाहते थे, क्योंकि सीईओ चोई को लग रहा था कि वोजिन भी यही चाहते थे और वोजिन ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वोजिन अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने एक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले प्रोफाइलर ड्रामा में अपना रोल कंफर्म कर लिया था, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम उनकी वैल्यू बढ़ चुकी थी। तो सीईओ चोई को ऐसा लग रहा था कि वोजिन ये चाहते थे कि डायरेक्टर ट्रैक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले प्रोफाइलर ड्रामा ब्रॉडकास्ट हो जाए और वो और ज्यादा फेमस हो जाए और उनकी वैल्यू भी बढ़ जाए। सीईओ चोई वोजिन की तरफ ये देखते हुए सोच ही रहे थे, मगर दूसरी तरफ वोजिन अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि सीईओ चोई ये सब क्या कर रहे थे और उन्होंने डायरेक्टर ट्रैक का ऑफर डिले क्यों कर दिया था। और अगर डायरेक्टर ट्रैक इस बात से नाराज हो जाते हैं तो वोजिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को भी खो सकते थे। मगर डायरेक्टर ट्रैक ने सीईओ चोई को बताया कि वो उनकी बात समझ सकते थे और उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे थे, तो क्यों ना वोजिन प्रोडक्शन टीम के साथ डिस्कस करें और फिलहाल सिर्फ एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट करें। तो सीईओ चोई ने भी डायरेक्टर ट्रैक को उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थैंक यू बोला। तो वोजिन को लगा क्या ये सब पॉसिबल था। तो सीईओ चोई वोजिन को कम आवाज में बताने लगे कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम उनकी वैल्यू डबल या उससे ज्यादा ही रखेंगे। और वोजिन ये सोच रहे थे कि सीईओ चोई अचानक से वैल्यू की क्या बात कर रहे थे और वैल्यू की बात शुरू कब हुई थी, और अगर सीईओ चोई उनकी वैल्यू बढ़वा सकते थे तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं था। तो उन्होंने सीईओ से कहा कि वो उनकी बात समझ गए थे और सीईओ चोई ने वोजिन को ये भी बताया क्योंकि अभी तक प्रोफाइलर ड्रामा रिलीज नहीं हुआ था तो उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। सीईओ चोई ने वोजिन को ये भी बताया कि जैसे ही ये बात रिलीज होगी कि उन्होंने दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स प्रोफाइलर ड्रामा द आइलैंड ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों ही बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और वो एक अनजान एक्टर नहीं रहेंगे। मीटिंग के बाद सीईओ चोई वोजिन को उनके घर ले जा रहे थे क्योंकि वोजिन के पिछले कुछ दिन ज्यादा ही क्योटिक चल रहे थे, तो वो थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे थे। तो सीईओ चोई वोजिन को उनके शेड्यूल के बारे में बताने लगे और उन्हें बताने लगे कि फिल्म फेस्टिवल में उनकी मूवी रिलीज होने के बाद काफी प्रोडक्शन कंपनीज और फिल्म स्टूडियोज उन्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिलहाल ये समय थोड़ा क्वेश्चन में रहने का था और कंपनी को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए समय की जरूरत थी, तो वो सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करना चाहते थे। और वोजिन भी सीईओ चोई की बात समझ गए थे क्योंकि वोजिन के पास अब थोड़ा खाली समय आ गया था और उनके अगले प्रोजेक्ट की भी कास्टिंग चल ही रही थी, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपने अगले प्रोजेक्ट के सारे रोल्स को एक्सपीरियंस भी करेंगे। क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्ट में काफी मेजर रोल तो एक्सपीरियंस कर ही लिए थे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो छोटे रोल्स को भी एक्सपीरियंस करेंगे।
और वो ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले गए थे और फिर उन्होंने स्क्रिप्ट में से प्राइवेट किम का रोल सिलेक्ट कर लिया था। भले ही ये एक छोटा रोल था मगर वो दिन फिर भी थोड़ा नर्वस हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो भी वो एक्सपीरियंस करने वाले थे वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और रोल की रीडिंग शुरू हो गई थी और सिमुलेशन भी शुरू हो चुका था। सीन एक जंगल का था। जंगल में से एक सोल्जर डरा हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और सोल्जर डरता हुआ और कांपता हुआ बस ये बोलता ही जा रहा था कि वो सामने आ जाए और वो उन्हें गोली मार देंगे। तभी सोल्जर ने महसूस किया कि उनके आसपास कुछ था तो सोल्जर आसपास देख के चिल्लाने लगा कि यहाँ कौन था और वो अपने बाकी मेंबर्स का नाम बोलने लगा जैसे कि सार्जेंट किम और प्राइवेट पार्क। और सोल्जर अपने मेंबर्स का नाम एक एक करके पूछने लगे अगर वो वहां पे थे तो प्लीज रिस्पोंड करे। सोल्जर बहुत ज्यादा डर चुके थे और वो खुद से ही पूछ रहे थे कि अचानक से सब कहाँ चले गए थे। तभी सोल्जर के पीछे से किसी के आने की आवाज आई। पीछे से एक साया उनकी तरफ आ रहा था और उस साये ने आते हुए उस सोल्जर का नाम लिया। सोल्जर ने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि पीछे खड़ा हुआ साया सार्जेंट पार्क तो नहीं था, लेकिन तभी पीछे से उस साये ने सोल्जर पे वार करा। सोल्जर की बॉडी दो हिस्सों में हो चुकी थी और सीन खत्म हो गया था। और यहाँ दूसरी तरफ एक होटल में डायरेक्टर क्योतारो एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे मगर वो अभी तक अपने दिमाग में से उस एक्टर को भूल नहीं पा रहे थे। भले ही डायरेक्टर क्योतारो ने उस एक्टर को कुछ ही देर के लिए देखा हो मगर फिर भी वो उस एक्टर के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। और जब से उन्होंने ये देखा था कि उस एक्टर की एक्टिंग एक टॉप एक्टर की थी मगर उस एक्टर की रिकॉग्निशन बिल्कुल भी नहीं थी तो डायरेक्टर क्योतारो को ये बात बहुत अजीब लग रही थी। मगर वो उस एक्टर को ऐसे ही तो नहीं छोड़ना चाहते थे तो डायरेक्टर क्योतारो ने अपना मन बना लिया था और वो वुजिन के साथ काम करना चाहते थे। तो डायरेक्टर क्योतारो ने कॉल करके अपने टीम मेंबर को बुलाया और डायरेक्टर क्योतारो ने अपने टीम मेंबर को बताया कि वो कोरिया में कुछ और दिन रुकना चाहते थे। एक तरफ जहां वो जिन अपना ऑफिशियल हॉलिडे बना रहे थे तो दूसरी तरफ एसबीसी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था और ये इवेंट था प्रोफाइलर ड्रामा के प्रोडक्शन की प्रेजेंटेशन का जिसमें रिपोर्टर्स प्रोफाइलर ड्रामा की कास्ट से सवाल पूछ रहे थे। और इसी इवेंट में राइटर पार्क ने यह भी कहा कि इस ड्रामा में एक ऐसा भी एक्टर होने वाला था जो जिस भी सीन में होगा वो उस सीन के हर दूसरे एक्टर को आउटशैडो कर देगा। और राइटर पार्क की ये बात इतनी फैल गई थी कि ये बात न्यूज आर्टिकल्स में भी घूम रही थी। तो दूसरे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जैसे एमबीएस और टीवीएम भी प्रोफाइलर ड्रामा से थोड़ा प्रेशर फील कर रहे थे तो उन्होंने भी अपने ड्रामा को प्रमोट करना शुरू कर दिया था और तीनों ही ड्रामा के मेन ट्रेलर रिलीज हो गए थे। वो दिन भी अपने फोन पे प्रोफाइलर ड्रामा का ट्रेलर देख रहे थे। वो ये देख रहे थे कि ट्रेलर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और कैसे अलग अलग सीन के वीडियोस को ट्रेलर के लिए इस्तेमाल किया गया था। और ये देखते हुए उन्हें भी अपने वीडियो एडिटिंग के दिन याद आ गए थे जब वो अपनी कंपनी में एज ए डिजाइनर जॉब करते थे। तो उसी बीच वोजिन अपने फोन पे कुछ देखने लगे और वोजिन ने कुछ ऐसा देखा कि वो हैरान हो गए थे और उन्होंने देखा अपना बैंक बैलेंस क्योंकि उनकी एक्टिंग की पहली सैलरी आ गई थी। और उन्होंने ये भी सुना था जैसे ही प्रोफाइलर ड्रामा के और भी एपिसोड रिलीज होंगे तो उन्हें और भी पैसे मिलेंगे। वो सोच रहे थे कि वो ये पैसे आखिर खर्च कैसे करेंगे क्योंकि उनके पास आज तक इतने ज्यादा पैसे अभी तक कभी नहीं आए थे। उनके दिमाग में ये भी आइडिया आया कि क्यों ना वो थोड़े और पैसे सेव करके एक रहने के लिए अच्छी जगह और देख ले। तभी वुजिन के पास एक मैसेज आ गया था और ये मैसेज था सीईओ चोई का। सीईओ चोई उन्हें अगले दिन ऑफिस में बुला रहे थे क्योंकि सीईओ चोई वुजिन को लेने खुद नहीं आ सकते थे तो सीईओ चोई ने वुजिन के स्टाइलिस्ट को उन्हें पिकअप करने भेज दिया था और अगले ही दिन उनके स्टाइलिस्ट उन्हें पिकअप करने आ भी गए थे। वुजिन भी अपने घर से बाहर आ गए थे। उन्होंने बाहर आने के बाद स्टाइलिस्ट से पूछा कि क्या सीईओ चोई कुछ ज्यादा ही बिजी थे तो स्टाइलिस्ट ने उन्हें कहा कि वो बता भी नहीं सकते थे क्योंकि इस समय कंपनी बिल्कुल केओस में थी और वहां पे बिल्कुल जंग का माहौल था। तो दूसरे स्टाइलिस्ट ने हेयर स्टाइलिस्ट को कहा कि अगर वो ऐसे कहेंगे तो वोजिन कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। स्टाइलिस्ट वोजिन को सिचुएशन बताने लगी और यहाँ सीईओ चोई की हालत बिल्कुल खराब थी। उन्हें देख के ही पता चल रहा था कि वो कई दिनों से सोए नहीं थे। कंपनी के ऑफिस में बहुत ज्यादा केओस था क्योंकि जब से वोजिन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीते थे तो उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई थी और सिर्फ उनके ही नहीं साथ में हांगवी के बारे में भी कॉल आते जा रहे थे। रिपोर्टर्स और एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हांगवी और वोजिन के लिए कॉल्स करते जा रहे थे और साथ ही साथ ऑफिस में स्क्रिप्ट्स भी डिलीवर होती जा रही थी। सीईओ चोई बिल्कुल थक चुके थे और उन्हें देख के साफ साफ ये पता चल रहा था कि वो ये सब और सहन नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग कर दी थी और इन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि हांगवी के साथ वैसा ही प्रोसीडिंग की जाएगी जैसा अब तक हो रहा था और वोजिन के बारे में प्रोफाइलर ड्रामा रिलीज होने तक कोई भी बात नहीं की जाएगी। और क्योंकि वोजिन ने उन्हें ज्वाइन कर लिया था तो और भी स्टाफ हायर किया जाएगा। तो सीईओ चोई ने अपनी टीम से सबसे अर्जेंट काम के बारे में पूछा तो सभी लोग उन्हें बताने लगे कि मार्केटिंग टॉप प्रायोरिटी थी तो दूसरे कह रहे थे कि मैनेजिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा था। सीईओ चोई एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स को सुनते गए और सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते गए। कुछ समय बाद वोजिन भी ऑफिस आ गए थे। वोजिन ने आते ही सीईओ चोई को ग्रीट करा तो सीईओ चोई ने वोजिन को उनके ब्रेक के बीच में बुलाने के लिए माफी मांगी
और उन्हें बताने लगे कि कंपनी की सिचुएशन बिल्कुल केओस में थी। और सीईओ चोई ने एक डेस्क की तरफ पॉइंट करा और उन्हें दिखाया कि वोजिन के लिए कितनी स्क्रिप्ट्स आई हुई थी। और वोजिन भी बहुत सारी स्क्रिप्ट देख के हैरान हो गए थे। और वोजिन ने सीईओ चोई को यह भी बताया कि वो फिलहाल इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं थे। तो सीईओ चोई ने भी वोजिन की बात से एग्री करा। और क्योंकि फिलहाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वोजिन की प्रेजेंस एक मिस्ट्री थी और इंटरव्यू देने से ऐसा हो सकता था कि उसका रिस्पॉन्स कुछ ज्यादा अच्छा भी ना हो और वोजिन की इमेज भी कम हो जाए। तो सीईओ चोई वोजिन को टाइमलाइन के बारे में बताने लगे और बताने लगे कि जैसे ही प्रोफाइलर ड्रामा प्रीमियर होएगा तो उसके बाद वो डायरेक्टर ट्रैक के साथ और उनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि प्रोफाइलर ड्रामा रिलीज होने में 2 ही दिन बचे थे तो वोजिन अपने बारे में प्रोफाइलर ड्रामा के इन्वॉल्वमेंट को कुछ ना बताए और हो सके तो वोजिन अपने दोस्तों से भी उस बारे में कुछ ना कहें। इसके बाद सीईओ चोई वोजिन से उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगे और उन्हें बताने लगे कि उनके पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई थी, मगर सीईओ चोई ने काफी स्क्रिप्ट्स फिल्टर कर दी थी और फिलहाल वोजिन के लिए मेलोड्रामास और रोमांटिक कॉमेडीज अलग से रख दी थी। जब वोजिन ने अपने लिए बहुत सारी स्क्रिप्ट्स देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि क्या उन्हें ये सारी स्क्रिप्ट्स खुद पढ़नी होगी। सीईओ चोई ने यह भी कहा कि वो अपना इंट्यूशन का इस्तेमाल करके कोई भी स्क्रिप्ट चूज कर सकते थे और ये जरूरी नहीं था कि वो सिर्फ मेलोड्रामा या रोमांटिक कॉमेडी ही चूज करे। क्योंकि डायरेक्टर ट्रैक का प्रोजेक्ट फिलहाल अर्ली स्टेजेस में था तो वोजिन फिलहाल एक छोटे टाइम का रोल कर सकते थे। वोजिन के पास एक स्क्रिप्ट थी और वोजिन ने उस स्क्रिप्ट के बारे में सीईओ चोई से पूछा तो सीईओ चोई ने बताया कि ये स्क्रिप्ट एक कैमियो पे थी। क्योंकि सीईओ चोई डायरेक्टर से कुछ ज्यादा बात तो नहीं कर पाए थे, मगर उन्होंने ये सुना था कि यह स्क्रिप्ट फिलहाल शूटिंग में थी, मगर उन्होंने ये भी बताया था कि वो वोजिन से खुद मिल के बात करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस फिल्म फेस्टिवल में देखी थी। तो क्या वोजिन स्क्रिप्ट में काम करना चाहते थे? क्योंकि वोजिन ने ब्लैक स्क्रीन की पावर का इस्तेमाल करके स्क्रिप्ट का ग्रेड देख लिया था और स्क्रिप्ट का ग्रेड B+ था। और सीईओ चोई वोजिन को कुछ और बात बता ही रहे थे, तभी वहां पे सीईओ चोई के मेंबर चिल्लाते हुए आ गए और वो सीईओ चोई को बुला रहे थे। टीम मेंबर ने सीईओ चोई को बताया कि वहां पे एक बहुत जरूरी इंसान आ गए थे। तो सीईओ चोई ने टीम मेंबर से पूछा कि कौन आया था। टीम मेंबर आने वाले इंसान की आइडेंटिटी बता ही रहे थे, लेकिन तभी वो इंसान आ गए थे और वो इंसान आते हुए अचानक से आने के लिए माफी मांग रहे थे। और वो अचानक से आने वाले इंसान डायरेक्टर क्योतारो ही थे और उन्होंने आके कहा कि वो वोजिन से मिलना चाहते थे। कंपनी के सारे मेंबर्स हैरान हो गए थे कि वहां अचानक से डायरेक्टर क्योतारो क्यों आ गए थे और सीईओ चोई भी यही सोच रहे थे कि डायरेक्टर क्योतारो आखिर यहाँ क्या कर रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो ने कहा कि अगर इस समय कंपनी कुछ ज्यादा ही बिजी थी तो वो एक मीटिंग रीशेड्यूल कर सकते थे, मगर ये बात डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन की तरफ देखते हुए कही तो वोजिन को लगा कि वो उनकी तरफ क्यों देख रहे थे। तब उन्हें लगा कि ऐसा हो सकता था कि वो चाहते थे कि वोजिन उनकी बात सीईओ चोई को ट्रांसलेट करके हुए बताए और वोजिन ने डायरेक्टर क्योतारो की बात ट्रांसलेट करके सीईओ चोई को बता दी थी और सीईओ चोई ने उन्हें मीटिंग रूम में बुला लिया था। डायरेक्टर क्योतारो बता रहे थे कि वो खुश थे क्योंकि वो एक ऐसे एक्टर से बात कर सकते थे जो जापानीज बोल सकता था। और डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन से पूछा कि वो वहां पे उनकी बात ट्रांसलेट करके सीईओ चोई को बता सकते थे और वोजिन इस बात के लिए मान गए थे। और डायरेक्टर क्योतारो बताने लगे कि वो वोजिन से फिल्म फेस्टिवल पे ज्यादा बात नहीं कर पाए थे और वो वहां वही बात कंटिन्यू करने आए थे। और डायरेक्टर क्योतारो बताने लगे कि वोजिन अपनी करंट सिचुएशन पे अपने टैलेंट थोड़े वेस्ट कर रहे थे और ये भी कहने लगे कि भले ही उनकी कंट्री में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे हर्डल्स थे और ये बात बहुत ज्यादा ही सैड थी कि वोजिन सिर्फ शॉर्ट फिल्म ही कर रहे थे। तो वोजिन को लगा कि डायरेक्टर क्योतारो आखिर क्या बात कर रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन से ये भी पूछा कि वो कितने साल जापान में रहे थे, मगर वोजिन ने कहा कि वो किसी कारण की वजह से उन्हें ये बात नहीं बता सकते थे। डायरेक्टर क्योतारो ने थोड़ा पर्सनल सवाल पूछने के लिए वोजिन से माफी मांगी, मगर वोजिन ये सोच रहे थे कि आखिर वहां चल क्या रहा था और डायरेक्टर क्योतारो के वहां पे आने का आखिर कारण क्या था। सीईओ चोई ने डायरेक्टर क्योतारो से पूछा कि क्या वहां पे वो एक्ट्रेस हांग्यूई की वजह से आए थे और वोजिन ने सीईओ चोई के लिए बात डायरेक्टर क्योतारो के लिए ट्रांसलेट करी और डायरेक्टर क्योतारो ने कहा कि हांग्यूई एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, मगर वहां पे आज उनके आने का कारण वोजिन थे। तो वोजिन को लगा कि वो वहां पे उनके लिए क्यों आए थे और तभी डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन से पूछा कि क्या वो जापान में आगे काम करना चाहते थे और वोजिन डायरेक्टर क्योतारो की बात से हैरान हो गए थे कि उनका करियर शुरू हुए अभी 2 ही महीने हुए थे और डायरेक्टर क्योतारो उन्हें जापान में आगे काम करने के लिए कह रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन से कहा कि ये बहुत नेचुरल था कि उनके को थोड़े कंसर्न्स थे और क्या फिलहाल उनके कोई कंफर्म प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि डायरेक्टर ट्रैक का प्रोजेक्ट वोजिन के साथ बिल्कुल कंफर्म तो नहीं हुआ था। तो वोजिन ने डायरेक्टर क्योतारो को कहा कि उस समय उनके पास कोई कंफर्म प्रोजेक्ट नहीं था। तो डायरेक्टर क्योतारो बताने लगे कि वो अपना अगला प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे और प्रोजेक्ट कंफर्म हो चुका था और वो अपना अगला प्रोजेक्ट एक जापानीज नोवेल के ऊपर बना रहे थे, जो नोवेल 80% कंप्लीट हो चुकी थी और डायरेक्टर क्योतारो चाहते थे कि वोजिन उस प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करे। वोजिन डायरेक्टर क्योतारो का ऑफर सुनकर हैरान हो गए थे और वो सोच रहे थे कि क्या डायरेक्टर क्योतारो सच बोल रहे थे और वोजिन ये सोच रहे थे कि जो उन्होंने सुना क्या वो सब सच था।
मगर वोजिन को ये ऑफर बुरा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि बात ऐसी तो नहीं थी कि उन्हें ऑफर एक्सेप्ट करते ही जापान जाना था। सीईओ चोई ने वोजिन से पूछा कि डायरेक्टर क्योतारो क्या कह रहे थे, तो वोजिन ने सीईओ चोई को बताया कि डायरेक्टर क्योतारो उन्हें अपना अगला प्रोजेक्ट ऑफर कर रहे थे। तो सीईओ चोई ने वोजिन से पूछा कि उन्हें डायरेक्टर क्योतारो का ऑफर कैसा लग रहा था। तो वोजिन ने बताया कि उनके पास ऑफर मना करने का कोई कारण तो नहीं था, तो वो उस प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट लेंगे और स्क्रिप्ट पढ़ के उन्हें बताएंगे। सीईओ चोई को वोजिन का आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वोजिन के पास जितनी ज्यादा चॉइसेस होंगी वोजिन के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो वोजिन ने डायरेक्टर क्योतारो को भी यही बात कही कि उन्हें और डायरेक्टर क्योतारो का आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, मगर प्रोजेक्ट कंफर्म करने से पहले उन्हें प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट चाहिए होगी। तो डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन से कहा कि वो उन्हें जल्दी ही कॉन्टैक्ट करेंगे और उनसे कॉन्टैक्ट करने का तरीका पूछा। तो वोजिन ने भी सीईओ चोई को बताया कि वो उनसे कॉन्टैक्ट करने का तरीका पूछ रहे थे। तो सीईओ चोई ने डायरेक्टर क्योतारो को अपना कार्ड दिया जिन पे उनका पर्सनल मेल था। वोजिन ने ये बात ट्रांसलेट करके डायरेक्टर क्योतारो को बताई। डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन को पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू बोला और उन्होंने कहा कि वो स्क्रिप्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करके उनके पास भेज देंगे। और डायरेक्टर क्योतारो उठ के जा रहे थे, तो वोजिन ने पूछा क्या वो इतनी जल्दी जा रहे थे। तो डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन को बताया कि वैसे तो उनका शेड्यूल कंट्री में एक ही दिन रहने का था, मगर क्योंकि उन्हें वोजिन के साथ मीटिंग करनी थी तो वो कुछ एक्स्ट्रा दिन भी रुक गए थे और उनका अब काम पूरा हो गया था, तो वो वापस जा रहे थे। और जाते जाते डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन से ये भी कहा कि वो उनके साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। डायरेक्टर क्योतारो के जाने के बाद रूम में कुछ सेकंड का पोज था, मगर तभी अचानक से सीईओ चोई वोजिन पर चिल्लाने लगे और उनसे पूछने लगे कि ये सब क्या हो रहा था और डायरेक्टर क्योतारो अचानक से यहाँ पे क्यों आ गए थे। और वोजिन मन ही मन खुद भी इसी बात पे ही क्यूरियस थे। सीईओ चोई वोजिन को ये भी बताने लगे कि जब उन्हें पता चला था कि वोजिन बहुत ज्यादा फॉरेन लैंग्वेजेस भी बोलते थे, तो वो उनके लिए ओवरसीज भी काम देख ही रहे थे और ओवरसीज में फ्यूचर में काम करना वोजिन के लिए कभी तो होना ही था। मगर फिलहाल जो वोजिन के डायरेक्टर क्योतारो के साथ मीटिंग हुई थी वो किसी को ना बताए, क्योंकि अभी तक वोजिन की प्रोजेक्ट में एक रोल के लिए कंफर्मेशन नहीं हुई थी। और सीईओ चोई वोजिन के लिए और स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले चूज करने से पहले इंतजार कर रहे थे प्रोफाइलर ड्रामा के पहले एपिसोड के रिलीज होने का। और तभी सीईओ चोई के पास मानवो का कॉल आ गया था और कॉल करने के बाद सीईओ चोई ने वोजिन को बताया कि मानवो प्रोफाइलर ड्रामा के पहले एपिसोड के रिलीज पे सभी कंपनी मेंबर्स को एक कंपनी डिनर पे बुला रहे थे। और कुछ समय बाद सीईओ चोई और वोजिन भी कंपनी डिनर के लिए आ गए थे। सीईओ चोई वोजिन को बता रहे थे कि फाइनली टाइम आ गया था और काफी रिपोर्टर्स भी पहले एपिसोड के प्रीमियर का इंतजार कर रहे थे और वो वोजिन से उनके थॉट्स के बारे में पूछ रहे थे। तो वोजिन ने सीईओ चोई को बताया कि उन्हें भूख लगी थी और वो थोड़े एक्साइटेड भी थे। सीईओ चोई को वोजिन का जवाब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने वोजिन से ये भी कहा कि उनका एटीट्यूड एक न्यूकमर की तरह तो बिल्कुल नहीं था। मगर सीईओ चोई को ये नहीं पता था कि वोजिन अंदर से बहुत ज्यादा नर्वस थे, मगर ये नर्वसनेस वोजिन के लिए बिल्कुल अलग थी जो उन्होंने अपनी पहली शूटिंग के दौरान महसूस करी थी। वोजिन रेस्टोरेंट के अंदर आ गए थे और राइटर पार्क और मानवो ने उन्हें नोटिस कर लिया था और मानवो राइटर पार्क के कह रहे थे कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क आ चुके थे। वोजिन ने भी राइटर और डायरेक्टर को ग्रीट करा और मानवो ने वोजिन को उनके फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड के लिए कांग्रेचुलेशन करा और उन्होंने वोजिन से ये भी पूछा कि उन्हें पता चला था कि उन्हें जापानीज और इंग्लिश दोनों आती है, तो क्या उनका एक्सपीरियंस जापान और यूएस में दोनों में था। तो वोजिन ने मानवो से कहा कि वो इस बारे में बात करना नहीं चाहते थे। तभी अचानक से राइटर पार्क ने वोजिन का हाथ पकड़ लिया था। तो वोजिन ने पूछा कि वो क्या कर रही थी। तो राइटर पार्क ने बताया कि वोजिन के इंट्यूशन पे प्रे कर रही थी। वोजिन के पास राइटर पार्क की बात का कोई जवाब नहीं था। तभी वहाँ हांग यूई और लीड एक्टर भी आ गए थे। लीड एक्टर ने भी वोजिन को उनके अवार्ड के लिए कांग्रेचुलेशन करा और हांग यूई ने वोजिन से कब आवाज में पूछा कि उन्होंने सुना था कि डायरेक्टर क्योतारो उनकी कंपनी में आए थे और क्या वोजिन अब जापान जाने वाले थे। लेकिन जब हांग यूई वोजिन के पास आई तो वोजिन ने यही सोचा कि उनमें से बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, मगर वोजिन ने हांग यूई को बताया कि उन्हें अभी तक कुछ कंफर्म नहीं था। पीछे से स्टाफ मेंबर ने अनाउंस करा कि प्रीमियर शुरू होने वाला था। कुछ स्टाफ मेंबर कह रहे थे कि वो प्रीमियर में थोड़ा नर्वस थे। तभी एक स्टाफ मेंबर ने ये बात कही कि क्यों ना वो सब पहले एपिसोड की रेटिंग पे बैट करें, क्योंकि उन्हें ये करे बहुत समय हो चुका था। तो कई लोग 10% की रेटिंग पे बैट कर रहे थे, कुछ 10.7 और कुछ 15%। तो वोजिन ने भी डिसाइड किया वो भी बैटिंग में ज्वाइन करेंगे। वोजिन को रेटिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, तो उन्होंने 20% पे बैट करा। सभी मेंबर्स 20% सुन के हैरान हो गए थे और वो वोजिन पे हंसने लगे, क्योंकि 20% की रेटिंग पिछले 3-4 साल से किसी भी ड्रामा पे आज तक नहीं आई थी। और वो कह रहे थे वोजिन ने कुछ ज्यादा ही रेटिंग पे बैट कर दिया था। तो वोजिन को लगा कि क्या उन्होंने कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर तो नहीं बोल दिया था। और तभी एपिसोड शुरू हो गया था। वोजिन भी पहला एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड थे। प्रोफाइलर ड्रामा का प्रीमियर डिटेक्टिव एजेंसी से बिल्कुल अलग था, क्योंकि प्रोफाइलर ड्रामा नेशन
इन्फॉर्मेशन वाइड स्प्रेड होने वाला था। एक तरफ यहाँ वूजिन के दोस्त उन्हें टीवी पे देख के हैरान हो गए थे और दूसरी तरफ वूजिन की फैमिली भी। सभी लोग प्रोफाइलर ड्रामा का प्रीमियर देख रहे थे और वूजिन सोच रहे थे कि कितने लोग उनकी एक्टिंग को देख रहे थे और लोगों को उनकी एक्टिंग कैसी लग रही थी। और यहाँ रिपोर्टर इस बात पे थोड़ा डिसअपॉइंट थे क्योंकि एक्टिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, तो वो ड्रामा के बारे में कोई बुरे कमेंट्स नहीं लिख सकते थे। तो एक रिपोर्टर को प्रोफाइलर ड्रामा का एक एक्टर थोड़ा जाना पहचाना लगा, तो तभी दूसरे रिपोर्टर ने बताया कि ये वही एक्टर थे जिन्होंने फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता था। कंपनी डिनर में जो लोग पहले एपिसोड देख रहे थे वो सब मानवों की एडिटिंग की तारीफ कर रहे थे। वूजिन को भी प्रोफाइलर ड्रामा का पहला एपिसोड देखने में बहुत मजे आ रहे थे क्योंकि पहले तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, मगर जैसे जैसे वो और एपिसोड देख रहे थे वो फीलिंग से यूज टू होते जा रहे थे। तभी वूजिन के पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। वूजिन के पास उनके दोस्त, फैमिली और उनकी पुरानी कंपनी के कलीग्स भी मैसेज कर रहे थे। तभी अचानक से मानवों का फोन बजा और सभी लोग मानवों की तरफ चले गए। वूजिन भी देखने लगे कि सब मानवों की तरफ क्यों जा रहे थे, तो सभी मेंबर्स मानवों से पूछ रहे थे कि रेटिंग कितनी आई थी। तो मानवों बताने लगे दूसरे ड्रामास की रेटिंग 5.9 और 2.7 थी, मगर प्रोफाइलर ड्रामा की रेटिंग 20.3 पहुंच चुकी थी। जब स्टाफ मेंबर ने 20% सुना तो वो सब हैरान हो गए थे। तो सभी मेंबर्स मानवों से पूछने लगे क्या वो मजाक तो नहीं कर रहे थे और क्या उन्होंने कोई गलत नंबर तो नहीं पढ़ लिया था। लेकिन मानवों ने सबको फिर कंफर्म करके बताया कि रेटिंग 20.3 ही थी। तो एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि एक ड्रामा की 20% रेटिंग आए कम से कम 3 साल हो चुके थे और ये बात बहुत रेयर थी कि पहले ही एपिसोड पे एक ड्रामा की रेटिंग 20% तक पहुंच जाती हो। तो मानवों ने बताया कि उन्हें लग रहा था ऐसा हो सकता था क्योंकि काफी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एक साथ ड्रामा रिलीज कर रही थी और मीडिया में भी ये बात बहुत ज्यादा घूम रही थी। तो ये हो सकता था कि लोगों ने और ड्रामास भी ट्राई करे हो मगर आखिरी में प्रोफाइलर ड्रामा पे ही सेटल कर लिया हो। और मानवों ने वूजिन की तरफ देखते हुए ये भी कहा कि उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क ने भी कई लोगों की अटेंशन ले ली हो, जिसकी वजह से ड्रामा का ड्रॉप ऑफ रेट भी कम हुआ हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो बढ़ भी चुका हो। तो लोग वूजिन से कह रहे थे कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था और वो वूजिन से पूछ रहे थे कि वो इतने शांत कैसे खड़े थे, मगर वूजिन अपने दिमाग में बिल्कुल भी शांत नहीं थे और वूजिन बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ड्रामा की रेटिंग 20% तक पहुंच गई थी और आखिर कितने ही लोगों ने ये ड्रामा देखा होगा। और ऐसा हो सकता था कि ब्लैक स्क्रीन के अंदर इस स्क्रिप्ट का ग्रेड S रैंक हो चुका होगा। और मेंबर्स ये भी बताने लगे कि वूजिन ने हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड भी जीता था और अब उनके पहले ही ड्रामा की रेटिंग 20% पहुंच गई थी और वूजिन अपनी बेट भी जीत चुके थे और उनका गैस बिल्कुल एग्जैक्ट था। तो मानवों को भी ये बात सुन के ध्यान आया कि वूजिन ने अपनी बेट का गैस 20% ही रखा था और रेटिंग भी 20% ही आई थी। तो क्या वूजिन का इंट्यूशन इतना अच्छा हो गया था? और देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि वूजिन फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते थे, लेकिन वूजिन मन ही मन खुश हो रहे थे क्योंकि वूजिन ने बिल्कुल तुक्का मारा था और उनका तुक्का बिल्कुल सही निकला। राइटर पार्क ने फिर से आके वूजिन का हाथ पकड़ लिया था और वो कह रही थी कि वूजिन का इंट्यूशन बिल्कुल सही निकला। और बाकी सब मेंबर्स भी राइटर पार्क से पूछने लगे कि वो किस बारे में बात कर रही थी। और बैट जीतने के बाद वूजिन 5 लाख वॉन जीत चुके थे और वूजिन पैसे जीतने में बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। न्यूज पे भी ये बात आ चुकी थी कि जो 3 ड्रामास के बीच में कंपटीशन चल रहा था वो प्रोफाइलर ड्रामा जीत चुका था। और दूसरी एक बड़ी खबर ये भी थी कि लोग असिस्टेंट मैनेजर पार्क के एक्टर के बारे में बहुत क्यूरियस थे और न्यूज पे ये बात फिर आ गई थी कि ये एक्टर वही थे जिन्होंने फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता था। सिर्फ न्यूज पे ही नहीं, सोशल मीडिया पे भी लोग आके वूजिन की एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रोफाइलर ड्रामा धीरे धीरे और फेमस हो रहा था। और ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं हो रहा था, लोग आपस में भी प्रोफाइलर ड्रामा की बातें कर रहे थे। और इस सब अटेंशन के बीच प्रोफाइलर ड्रामा का दूसरा एपिसोड भी रिलीज हो गया था। यहाँ BW एंटरटेनमेंट के अंदर CEO चोई वूजिन और उनके दोनों स्टाइलिस्ट बैठे हुए थे और वो प्रोफाइलर ड्रामा का दूसरा एपिसोड देखने आए हुए थे। स्टाइलिस्ट वूजिन से पूछ रहे थे कि वो खाना फ्राइड लेंगे या सीजन, और इन सब के बीच वूजिन का फोन अभी भी बज ही रहा था। तो हेयर स्टाइलिस्ट ने वूजिन से पूछा कि उनका फोन कई देर से बज रहा था और उनको कांटेक्ट कौन कर रहा था। तो वूजिन ने स्टाइलिस्ट को बताया कि कुछ लोग जो उन्हें जानते थे, मगर वूजिन मन ही मन सोच रहे थे कि उन्हें वो भी लोग मैसेज कर रहे थे जिन्हें वो बिल्कुल भूल चुके थे, जैसे कि ग्रुप्स जो छोड़ चुके थे, कॉलेज के दिनों का कोई अनजान इंसान या फिर एक नर्सरी क्लास का दोस्त। वूजिन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके पास इतने ज्यादा मैसेज आ जाएंगे। तो वूजिन ने डिसाइड करा कि वो फिलहाल सारे मैसेजेस को इग्नोर करेंगे और उन्होंने डिसाइड करा कि वो सिर्फ वर्क रिलेटेड मैसेजेस को ही रिप्लाई देंगे। स्टाइलिस्ट ने वूजिन को यह भी बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले उनकी सोशल मीडिया पे इमेजेस अपलोड करी थी और वूजिन कुछ समय से बिजी थे तो उन्हें बता नहीं पाए थे। तो वूजिन को भी ध्यान आया कि CEO चोई के कहने पे उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया था और वूजिन ने स्टाइलिस्ट से पूछा कि उन्होंने किस तरह की इमेजेस डाली थी। तो स्टाइलिस्ट उन्हें बताने लगे कि उन्होंने उनके अलग अलग आउटफिट्स में इमेजेस अपलोड करी थी
और उन्होंने पब्लिसिटी टीम को यह भी बताया था कि वो उनकी फिल्म फेस्टिवल की इमेज को भी अपलोड करें। अगला एपिसोड शुरू हो गया था। स्टाइलिस्ट कह ही रहे थे कि पहला एपिसोड बहुत अच्छा था और उनकी दूसरे एपिसोड से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। तो सीओ चोई उन्हें बताने लगे कि पहले एपिसोड के मुकाबले दूसरे एपिसोड में असिस्टेंट मैनेजर पार्क का स्क्रीन टाइम बढ़ने वाला था और सीओ चोई सभी लोगों का रिएक्शन भी देखना चाहते थे और वोजिन ने भी सीओ चोई की बात से सहमति दिखाई और तभी वोजिन के पास एक मैसेज आ गया था और ये मैसेज हांग्युई का था। हांग्युई ने वोजिन को मैसेज करके ये बताया था कि उन्होंने वोजिन को सोशल मीडिया पे फॉलो कर लिया था और वो वोजिन से पूछ रही थी क्या वोजिन को पता था कि उनके फॉलोअर्स कितने हो चुके थे। वोजिन भी बात सुन के थोड़ा क्यूरियस हो गए थे और उन्होंने भी ये चेक करा कि आखिर उनके फॉलोअर्स कितने हो गए थे और जब उन्होंने ये देखा कि उनके फॉलोअर 30,000 से भी ज्यादा हो गए थे तो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि इतने सारे लोग उनके अकाउंट को फॉलो कर रहे थे और 30,000 फॉलोअर्स सिर्फ एक दिन में आ चुके थे। लोग आके वोजिन की फोटोज पे पॉजिटिव कमेंट्स भी कर रहे थे जिससे वोजिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और उन्हें लग रहा था क्या लोग इसी वजह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सीओ चोई ने वोजिन से पूछा कि वो ड्रामा क्यों नहीं देख रहे थे क्योंकि वो थोड़ा बिजी लग रहे थे। तो वोजिन ने सीओ चोई को बताया कि वो सिर्फ अपना सोशल मीडिया चेक कर रहे थे। सीओ चोई ने वोजिन को बताया कि उन्होंने लंच टाइम पे जब चेक किया था वोजिन के 20,000 फॉलोअर थे तो अब उनके फॉलोअर कितने हो चुके थे। तो वोजिन ने बताया कि उनके फॉलोअर 30,000 तक पहुंच चुके थे मगर सीओ चोई ने बिल्कुल शांत तरीके से बताया कि ये बहुत अच्छी बात थी। वोजिन को सीओ चोई का प्लेन रिएक्शन थोड़ा अजीब लगा तो वोजिन ने सीओ चोई से पूछा कि क्या उनके फॉलोअर्स कुछ ज्यादा नहीं थे। तो सीओ चोई ने वोजिन को बताया कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे मगर उन्हें यकीन था कि अगले दिन तक फॉलोअर्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जहां दोनों स्टाइलिस्ट सीओ चोई की बात पे एग्री कर रहे थे मगर वोजिन को इस बात पे थोड़ा शक हो रहा था। तो सीओ चोई ने वोजिन को बताया कि एक ड्रामा के हिट होने का कारण वोजिन भी थे जिसकी वजह से लोग वोजिन के बारे में सर्च कर रहे थे और कंपनी भी काम की वजह से क्योस पे थी और ये बहुत नेचुरल बात थी कि वोजिन इतने ज्यादा फैंस गेन कर रहे थे और किसी का एक डेब्यू ड्रामा पहला ड्रामा इतना सक्सेसफुल होना बहुत रेयर बात। जब वोजिन ने सीओ चोई से फैन सुना तो वोजिन सोचने लगे क्या उनके सच में फैंस बन रहे थे और क्या ऐसा भी हो सकता था कि उनका एक फैन क्लब भी बनने वाला था। तभी अचानक से सीओ चोई ने भी यही बात कही कि जल्दी वोजिन का फैन क्लब भी बनने वाला था। तो वोजिन को लगा क्या सीओ चोई उनकी मन की बात सुन सकते थे। वोजिन को खुद का एक फैन क्लब का थॉट बहुत अमेजिंग लग रहा था और यहाँ दूसरी तरफ एक आइडल अपना फोन इस्तेमाल कर रही थी तो उनके मैनेजर उनसे कहने लगे कि वो स्क्रिप्ट पढ़ने की बजाय मैसेजेस क्यों कर रही थी। तो आइडल मैनेजर से कहने लगे कि वो गलत समझ रहे थे। तो मैनेजर ने आइडल से कहा कि वो कुछ गलत नहीं समझ रहे थे और जब से उन्होंने फिल्म फेस्टिवल अटेंड करा था तब से वो थोड़ा ऑफ एक्ट कर रही थी और यहाँ हमें इस आइडल की आइडेंटिटी पता चली और इनका नाम रिन था। रिन अपने मैनेजर को बताने लगे कि वो स्क्रिप्ट पढ़ लेंगी और वो सिर्फ प्रोफाइलर ड्रामा के बारे में एक आर्टिकल आया था वो पढ़ रही थी और हमें ये भी पता चला कि रिन एक गर्ल आइडल ग्रुप की लीडर भी थी। मैनेजर भी बताने लगे कि ड्रामा बहुत हिट हुआ था और इस ड्रामा की रेटिंग 20% भी गई थी। तो रिन ने मैनेजर को बताया कि दूसरे एपिसोड की रेटिंग 23 तक पहुंच चुकी थी। तो मैनेजर रिन से पूछने लगे कि क्या उन्होंने हांग्युई को कांग्रेचुलेट कर दिया था क्योंकि हांग्युई और रिन बहुत क्लोज फ्रेंड भी थे। तो रिन ने मैनेजर को बताया कि उन्होंने हांग्युई को कांग्रेचुलेट कर दिया था और उनकी बात हांग्युई से कुछ समय पहले ही हुई थी। मैनेजर रिन को बताने लगे कि उन्हें भी जल्द से जल्द एक प्रोजेक्ट चूज करना होगा और सीईओ ने जो रिन को स्क्रिप्ट दी थी वो उसे पढ़ के चेक कर ले और रिन ने मैनेजर से कहा कि वो स्क्रिप्ट पढ़ लेंगी और वो ये सोचने लगी कि दोनों ही डिटेक्टिव एजेंसी और प्रोफाइलर ड्रामा में वोजिन ने भी काम किया था और वोजिन का एक्टिंग स्टाइल दूसरे एक्टर से बिल्कुल अलग था और रिन वोजिन के बारे में और क्यूरियस हो चुकी थी कि वोजिन कौन सी थिएटर कंपनी से थे और वोजिन ने किस तरह का स्कूल अटेंड करा था और वोजिन की उम्र क्या थी। वोजिन के बारे में ऑनलाइन कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी लेकिन रिन वोजिन के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी। रिन ने ये देखा था कि वोजिन ने इंस्टाग्राम भी सेटअप किया था और वो इंतजार कर रही थी कि कब कोई उनका एक फैन क्लब शुरू करेगा और वो भी फैन क्लब को ज्वाइन करना चाहती थी। तभी उनके मैनेजर ने फिर उन्हें याद दिलाया कि वो स्क्रिप्ट पढ़ ले और रिन फाइनली एक स्क्रिप्ट पढ़ने लगी और स्क्रिप्ट का नाम था फ्रेंड जोन। यहाँ वोजिन अपने घर पे आ चुके थे और उन्होंने जो भी उनके पास मैसेजेस आए हुए थे उन सब का रिप्लाई कर दिया था लेकिन उन्होंने अनजान लोगों के मैसेजेस इग्नोर कर दिए थे। जब वोजिन ने फिर से चेक करा कि उनके फॉलोअर्स कितने हो गए थे तो वे देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि उनके फॉलोअर 50,000 तक होने वाले थे। वोजिन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उनको इतने लोगों की अटेंशन मिलेगी और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे मगर उन सब के साथ साथ उनकी थोड़ी चिंताएं भी थी मगर उन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि जब तक ये चल रहा था वो उसे एंजॉय करना चाहते थे। तो फिर से वोजिन ने स्क्रिप्ट और सिनेरियोस चेक करने शुरू कर दिए थे। वोजिन ब्लैक स्क्रीन का इस्तेमाल करके स्क्रिप्ट और सिनेरियोस के ग्रेड चेक कर रहे थे मगर ज्यादातर ग्रेड ई थे या डी थे
जब वोजिन ने जिस जिस स्क्रिप्ट की ग्रेड सी से कम थी वो हटा दी थी तो बहुत कम स्क्रिप्ट्स बची थी और वोजिन को एक फाइनली स्क्रिप्ट मिल चुकी थी। इस स्क्रिप्ट का ग्रेड B+ था और ये स्क्रिप्ट एक मूवी की थी और मूवी का नाम ड्रग डीलर था। इस स्क्रिप्ट में वोजिन का रोल एक कैमियो के लिए था और ये वही स्क्रिप्ट है जिसकी बात सीओ चोय वोजिन से पहले कर रहे थे और सीओ चोय ने वोजिन को ये भी बताया था कि इस स्क्रिप्ट के डायरेक्टर वोजिन से खुद मिलना चाहते थे और मिल के रोल को डिस्कस करना चाहते थे। तो वोजिन को लग रहा था कि फिलहाल तो स्क्रिप्ट की रेटिंग B+ थी, मगर ऐसा हो सकता था कि स्क्रिप्ट की रेटिंग बाद में बढ़ भी जाए, जैसा कि डिटेक्टिव एजेंसी के साथ हुआ था। ये स्क्रिप्ट एक क्राइम थ्रिलर पे थी जो वोजिन को बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रही थी। तभी वोजिन के पास सीओ चोय का कॉल आ गया था। सीओ चोय ने वोजिन से कहा कि वो उनसे कुछ बात कहना चाहते थे, मगर क्या इससे पहले उन्होंने स्क्रिप्ट्स पढ़ ली थी। तो वोजिन ने बताया कि उन्हें ज्यादा स्क्रिप्ट तो अच्छी नहीं लगी थी, मगर सब में से उन्हें ड्रग डीलर सही लग रही थी। तो सीओ चोय ने वोजिन से कहा कि उन्हें उनके इंट्यूशन पे भरोसा था और वो इसी स्क्रिप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो वोजिन को यह कंफर्म हो गया था कि उनके बारे में गलतफहमी आगे बढ़ती जा रही थी। सीओ चोय ने वोजिन को बताया कि ड्रग डीलर के स्क्रिप्ट के डायरेक्टर किम थे और अगर वोजिन एग्री करते हैं तो वो उनके साथ एक छोटी मीटिंग जल्द से जल्द रख लेंगे और वोजिन ने मीटिंग के लिए एग्री कर लिया था। सीओ चोय ने वोजिन को ये भी बताया कि सीओ चोय को मानवो ने कॉन्टेक्ट करा था और क्या वोजिन ने एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर योन के बारे में सुना था। डोमेस्टिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही कम पावर हाउस प्रोड्यूसर थे और उनमें से एक प्रोड्यूसर का नाम प्रोड्यूसर योन भी था और प्रोड्यूसर योन ने जितने भी वैरायटी शोज प्रोड्यूस करे थे वो सारे के सारे बहुत ज्यादा हिट हुए थे और जितने भी शोज प्रोड्यूसर ने प्लान करे थे वो सब भी बहुत हिट हुए थे। वोजिन को खुद भी कुछ वैरायटी शोज जो प्रोड्यूसर योन ने प्रोड्यूस करे थे बहुत अच्छे लगे थे, मगर सीओ चोय अचानक से उनके बारे में क्यों पूछ रहे थे। तो वोजिन ने सीओ चोय को बताया कि वो प्रोड्यूसर योन के बारे में जानते थे। सीओ चोय ने वोजिन को बताया कि प्रोफाइलर ड्रामा के लीड एक्टर्स एक यूट्यूब चैनल पे शो प्रमोट करने जाने वाले थे। चैनल का नाम स्पोर्ट्स डे था जो कि प्रोड्यूसर योन चलाते थे और क्या वोजिन भी शो पे जाना चाहते थे। वोजिन एक वैरायटी शो सुनकर थोड़ा हैरान हो गए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो वहां जाएंगे तो उनका कॉन्सेप्ट पकड़ा जाएगा, मगर वोजिन को पता था कि उन्हें कभी ना कभी एक वैरायटी शो तो करना ही होगा, तो एक अच्छा ही डिसीजन होगा कि वो जल्द से जल्द अपनी फाउंडेशन बना ले। और उन्होंने सीओ चोय को भी कह दिया था कि वो वैरायटी शो में जाने के लिए तैयार थे। और कुछ समय बाद सीओ चोय और वोजिन ड्रग डीलर की मीटिंग के लिए आ गए थे। वोजिन ने आते ही डायरेक्टर को ग्रीट करा। डायरेक्टर किम ने भी वोजिन को अपने बिजी शेड्यूल में से मीटिंग के लिए टाइम निकालने के लिए थैंक यू बोला और डायरेक्टर किम ने यह भी कहा कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था वोजिन उससे ज्यादा ही काम लग रहे थे। तो सीओ चोय वोजिन के बारे में बताने लगे कि वैसे तो वोजिन ज्यादातर कंपोज्ड ही रहते हैं, लेकिन जब वो एक्टिंग करते हैं तो वो बिल्कुल बदल जाते हैं। डायरेक्टर किम ने भी सीओ चोय की बात से एग्री करा क्योंकि उन्होंने वोजिन की एक्टिंग डिटेक्टिव एजेंसी और प्रोफाइलर ड्रामा में देखी थी और उन्होंने ऐसे एक्टर बहुत कम देखे थे जो इतने वैरायटीज में एक्ट कर सकते थे। और डायरेक्टर किम वोजिन की तरफ देखने लगे तो वोजिन को लगा कि डायरेक्टर किम उनकी तरफ क्यों देख रहे थे और क्या वो एक स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट कर रहे थे। डायरेक्टर किम वोजिन को बताने लगे कि जैसे वो उनसे पर्सनली मिल रहे थे वोजिन उस कैरेक्टर के लिए उतने ही अच्छे फिट हो रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो ड्रग डीलर की सिचुएशन के बारे में सच बताया कि हाल ही में एक एक्टर जो ड्रग डीलर में काम कर रहा था उनका एक एक्सीडेंट हो गया था और उनकी कुछ इंजरीज कुछ ज्यादा ही सीरियस थी, तो उन्होंने ड्रामा से एग्जिट ले लिया था। तो सीओ चोय ने पूछा कि क्या वोजिन उस रोल पे कैमियो देने वाले थे। तो डायरेक्टर किम ने सीओ चोय को बताया कि भले ही एक कैमियो था मगर स्क्रिप्ट के लिए बहुत जरूरी रोल था। डायरेक्टर किम ने फिल्म फेस्टिवल में देखा था कि वोजिन बहुत अच्छी जापानीज बोलते थे और इस रोल के लिए जापानीज एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी और भले ही ये रोल करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो मगर वोजिन की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। और डायरेक्टर किम को ये प्रपोजल देते हुए थोड़ा अजीब तो लग रहा था। तो डायरेक्टर किम ये भी बताने लगे कि वो शेड्यूल भी बहुत टाइट और रोल की रिक्वायरमेंट और इंटेंसिटी बहुत मुश्किल थी। तो सीओ चोय ने डायरेक्टर किम से पूछा कि उनके पास कितना समय था। तो डायरेक्टर किम ने सीओ चोय को बताया कि उनके पास शूटिंग खत्म करने के लिए 3 ही हफ्ते बचे थे। तो सीओ चोय ने भी कहा कि 3 हफ्ते थोड़े चैलेंजिंग तो होने वाले थे। तो डायरेक्टर किम बताने लगे कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन वो अचानक से रोल को तो नहीं हटा सकते थे। और डायरेक्टर किम के टीम मेंबर भी उन्हें कहने लगे कि रोल को हटाना ही शायद ठीक रहेगा। डायरेक्टर किम भी इसी बात पे एग्री करने वाले थे, लेकिन वोजिन ने डायरेक्टर किम से कहा कि उन्हें विश्वास था कि वो इस रोल को कर सकते थे, क्योंकि वोजिन को पता था कि 3 हफ्ते बहुत ज्यादा समय था और वो इस रोल को आराम से 3 दिन में कर सकते थे। और वोजिन को पता था कि भले ये सीन एक कैमियो सीन था, मगर अगर वो इस सीन में एक्ट करेंगे तो इस सीन उनका ही होगा। क्योंकि वोजिन के पास ड्रग डीलर को रिजेक्ट करने का कोई कारण भी नहीं था, क्योंकि ड्रग डीलर की रेटिंग B+ थी और इसकी रिक्वायरमेंट जापानीज थी जो वोजिन को आती थी और इसका शूटिंग पीरियड भी बहुत कम था, तो वोजिन के लिए बिल्कुल सही था। और वोजिन को यह भी पता था कि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि रेटिंग बढ़ भी सकती थी, तो उन्होंने कह दिया था कि वही कैमियो का रोल करेंगे। रूम में बैठे हुए सभी लोग वोजिन को देख रहे थे।
तो सीओ चोई को ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता था कि वुजिन अपने इंट्यूशन पे इस रोल को ले रहे हो। तो सीओ चोई ने बात को आगे बढ़ाते हुए डायरेक्टर किम से ये पूछा कि वो वुजिन की अपीयरेंस फी कितनी रखने वाले थे, और एक चलती हुई शूटिंग को बीच में ज्वाइन करने में थोड़े चैलेंजिंग फैक्टर्स भी थे। मगर डायरेक्टर किम ने सीओ चोई की बात का पॉजिटिव ही रिप्लाई दिया। मीटिंग खत्म हो चुकी थी और सीओ चोई वुजिन को अपने घर छोड़ने आए हुए थे, और वो वुजिन को बता रहे थे कि वो जितना हो सके आराम करें और वो उनको अगले दिन के शेड्यूल के बारे में बता देंगे। सीओ चोई वुजिन को बताने लगे कि वुजिन के लिए और ज्यादा स्क्रिप्ट्स आ चुकी थी और क्या वुजिन वो स्क्रिप्ट्स को देखना चाहते थे। क्योंकि सीओ चोई अपने साथ कुछ स्क्रिप्ट्स लेके आए थे, तो उन्होंने 2 स्क्रिप्ट्स वुजिन को निकाल के दे दी थी, जिसमें से एक स्क्रिप्ट राइटर ली ने लिखी थी और राइटर ली का लेवल राइटर पार्क ही जितना था, और अगर वुजिन प्रोफाइलर ड्रामा के बाद ट्रांजिशन करेंगे तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होने वाला था। सीओ चोई वुजिन को ये भी बताने लगे कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ये बहुत कम ही देखा जाता था कि राइटर ली एक न्यू कमर को काम ऑफर करें, और वहां पे दूसरी स्क्रिप्ट राइटर चोई ने लिखी थी। राइटर चोई राइटर पार्क की असिस्टेंट राइटर थी और इस स्क्रिप्ट का नाम फ्रेंड जोन था। सीओ चोई स्क्रिप्ट के बारे में बताने लगे। सीओ चोई ने स्क्रिप्ट के बारे में ये बताया कि इस स्क्रिप्ट को नेटफ्लिक्स शॉर्ट फिल्म कंपटीशन में अवार्ड भी मिला था, मगर ये स्क्रिप्ट थोड़ी छोटी थी क्योंकि वुजिन का शेड्यूल आगे थोड़ा बिजी होने वाला था, तो वुजिन एक ही स्क्रिप्ट चूज कर सकते थे। और एक बात ये भी थी कि दोनों ही स्क्रिप्ट रोमांटिक कॉमेडीज थी। सीओ चोई ये बता ही रहे थे कि उनके ओपिनियन में उन्हें राइटर ली की स्क्रिप्ट चूज करनी चाहिए थी, और कह रहे थे कि वुजिन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था कि वो कौन सी स्क्रिप्ट चूज करने वाले थे। मगर वुजिन ने कहा कि उनके लिए चॉइस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि वुजिन राइटर चोई ना की लिखी हुई फ्रेंड जोन में काम करना चाहते थे। और यहाँ सीओ चोई को इस चैप्टर की एंडिंग बहुत ज्यादा सिमिलर लग रही थी। सब्सक्राइब।